नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। दोस्तों, जब आप सुनते हैं कि घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहा हूं, तो आपके जहन में सबसे पहली बात क्या आती है? दरअसल ये उस शाहजहानाबादी यानी पुरानी दिल्ली में बोले वाली ज़बान का एक नमूना है, जहाँ कोई तांगे वाला तक रोके जाने पर अगर आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने के मूड में नहीं है, तो ये उसका जुमला होता था कि उसके पास आपसे भी ज़्यादा ज़रूरी काम है। मगर तब कोई ये नहीं कहता था कि उसके पास आपके लिए टाइम नहीं है। उस वक्त का कायदा ये भी होता था कि सीधे बात शुरू कर देने के बजाय पहले दुआ सलाम किया जाता है, मिजाज पूछा जाता है, ये नहीं कि सीधे मुद्दे पर आओ वाला हालिया एटीट्यूड। तो नज़ाकत और नफासत से भरा ये शाहजहानाबाद कहाँ बसता था? नहीं जनाब, बसता था नहीं, अभी भी बसता है पुरानी दिल्ली की उन भजभजाती, सिमटी सिकुड़ी गलियों में, जहाँ इस शहर की तामीर करने वाले, इस शहर को अपने कांधों पर उठाने वाला तबका बसता है। वैसे ये तो बताइए कि आपको क्या लगता है, इस दिल्ली को किसने बसाया? किसी राजा, शासक या बादशाह ने? नहीं, ये दिल्ली कल भी मज़दूरों, कारीगरों के कांधों पर बसती थी और आज भी किसी मज़दूर, ठेली वाले, बेलचेदार वगैरह की पसीने से तर पीठ पर ही ये दिल्ली टिकी है। ये वो तबका है जिसका जिक्र दिल्ली की परी कथाओं में कहीं नहीं मिलता। ये वो तबका है जिसने पूरी दिल्ली को बनाया, लेकिन जिसके खुद के लिए दिल्ली में कहीं कोई जगह नहीं मिलती, और जो आज भी दिल्ली के किसी रैन बसेरे में चूहे, कीड़े मकोड़ों के बीच उन्हीं से ज़िंदगी बिता रहा है। जब अनामिका हक्सर जी घोड़े को जलेबी खिलाने के बहाने हमें उन्हीं पेचीदा गलियों में ले गईं, तो हमें लगा कि इस जलेबी की कड़वाहट भरी मिठास हमें आपसे भी साझा करनी चाहिए और आपको इस साझेपन में इसकी अपनी हिस्सेदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये वो तेज़ी से बदलता शहर है जो जब तक आप गर्दन घुमाकर देखेंगे तब तक भी फिर से थोड़ा सा बदल चुका होगा। लिहाजा अगर आपको दिल्ली के हर रंग से मोहब्बत है, तो हमारे आज के मेहमानों से इस बातचीत में ज़रूर शामिल होइए। ये मेहमान हैं हालिया रिलीज़ फिल्म घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रिया हूँ से जुड़े अहम लोग। हमारे साथ हैं फिल्म की निर्माता निर्देशक अनामिका हक्सर, फिल्म के संवाद लिखने के साथ अपनी अदाकारी का जलवा दिखाने वाले लोकेश जैन, फिल्म की एडिटिंग, जो कि इस फिल्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, संभालने वाले परेश जी, और फिल्म में बहुत ही चालाकी से लोगों की जेब काटकर दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले रविंद्र साहू जी। वैसे जब हमने रविंद्र जी को फिल्म में इतनी सफाई से जेब काटते हुए देखा, तो हमें अपनी और अपने दर्शकों के सामान की सुरक्षा के लिए ये मीटिंग जूम पर करना ही मुनासिब लगा। तो चलिए अब मज़ेदार बातों के सिलसिले के लिए सीधे जुड़ते हैं घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रिया हूँ की टीम के इन मेंबर्स से। तो आज घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रिया हैं की टीम के साथ मौजूद हैं अनामिका जी, रविंद्र जी, परेश जी और लोकेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द वायर पर हिंदी की बिंदी में। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को और आपकी टीम के बाकी लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि इतने कड़वे समय में आपने इतनी मीठी चीज़ बनाई, इतनी बेहतरीन चीज़ बनाई। आप सभी बधाई के बहुत बहुत हकदार हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया। अनामिका जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, क्योंकि कमान आपने संभाली, इस शिप का कैप्टन आप हैं। तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि इस फिल्म का ऐलान, इस फिल्म का प्रोमो लगभग 4 साल पहले आया था और उसके बाद कई फिल्म समारोह में होते हुए सिनेमा हॉल तक ये फिल्म अब लोगों तक पहुँच पाई। तो मैं चाहूँगी कि आप इस सफ़र पर थोड़ी रोशनी डालें। हम लोगों की फिल्म में मतलब सोचिए कि जिस वक्त उसको पहले शुरू में जो फिक्शनल स्क्रिप्ट जो लिखी थी वो है करीब 2010-11 में, और करीब 2012-13 में मैंने कुछ इसमें जो हमें चाहिए थे डॉक्यूमेंटेशन, जो लोडर्स के, पिक पॉकेट्स के और बेगर्स के और तमाम जो आम लोग हैं शाहजहानाबाद के, उनकी एक क्वेश्चनेयर बनाया था
कि आपके किस तरह के डर लगते हैं, क्या सपने हैं, आप जब छोड़ते हैं घर तो आपको क्या याद आता है, तमाम बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसको मैंने लोकेश, छवि और सरिता साई इन लोगों को हैंड ओवर किया था कि आप इनका डॉक्यूमेंट जो सवाल है इसके जवाब चाहिए, तो उनको भी करीब लगभग 1.5-2 साल लगे। उसके बाद जो फिक्शनल स्ट्रक्चर था उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन को स्प्लाइस किया, उसको साथ लाए। उसके बाद फिर हमने 2015-16 में शूट किया, फिर परेश जी के पास गई, उन्होंने एडिटिंग करी करीब ऑलमोस्ट 5 महीने, उसके बाद VFX, तो तमाम करते कराते करीब 7-8 साल लग गए हैं इसको। उसके बाद 2018 में मामी में हम लोगों ने प्रीमियर किया, उसके बाद एस्टोनिया गई, IFFK में बिफ्स में उसको फिप्रेस्की इंटरनेशनल अवार्ड मिला, सनडांस, और उसके बाद फिर उसकी यात्रा मतलब काफी 2019 में हम करीब 40 फेस्टिवल्स में गए। उसके बाद लास्ट हम न्यूयॉर्क मोमा में गए, बहुत सालों के बाद इंडियन फिल्म को वहां स्वीकृति मिली थी, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क। उसके बाद कोविड आ गया तो हम लोग रिलीज कर ही नहीं पाए उसको, तो 2 साल हम लोग बैठे रहे, और जिन्होंने भी ऐसे ऑनलाइन मांगा तो उसको दी स्क्रीनिंग। अब जाके फिर इन्होंने प्लेटून डिस्ट्रीब्यूशन ने हमको कहा कि वो सपोर्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आपके सामने फिल्म आई, ये है जी। फिल्म हमारे सामने आई और हमने फिल्म देखी भी। मैम मतलब इस फिल्म को जब मैं देखती हूँ तो इस फिल्म में एक बहुत बेहतरीन कोलाज मुझे नज़र आता है, कल्पना का, तकनीक का और भावनाओं का। तो आप इसकी सिनेमा हॉल सक्सेस को लेकर कितना मतलब निश्चिंत थी आपको, क्योंकि थिएटर का जो दर्शक होता है वो थोड़ा अलग मिजाज का होता है, और सिनेमा हॉल में जब जो लोग जाकर देखना चाहते हैं वो थोड़ा पॉपकॉर्न माइंडसेट के साथ जाते हैं, तो आप कितना बेफिक्र थी इस बात को लेकर कि सिनेमा हॉल सक्सेस इस मूवी को कितनी मिलने वाली है? आई थिंक बेफिक्र तो कभी आर्टिस्ट होता ही नहीं है, यहाँ परेश जी भी बैठे हैं, रविंद्र हैं, लोकेश हैं, बेफिक्र तो थे नहीं, बल्कि बहुत हम लोग घबराए हुए थे कि किस तरीके की स्वीकृति मिलेगी कि नहीं। मगर कुछ ऐसे दौर पे आई फिल्म, कुछ जो भी था, इसकी जो लैंग्वेज थी या जो भी थी, मगर बहुत ही ज्यादा इस तरह का जो रिस्पॉन्स था ये हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। और मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे तमाम दर्शक के कि उन्होंने इस तरह से इसको स्वीकृति दी, और बार बार आ रहे हैं इंडी फिल्म मेकर्स भी हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात है कि हर शहर में आम लोग भी आए हैं, यानी NGOs के लोग हैं, इसमें लोडर्स हैं, उसमें स्ट्रीट हॉकर्स हैं, उसमें स्लम ड्वेलर्स हैं, वो भी एक लगातार हमने 50 to 60 टिकट्स उनके साथ कंबाइन करके उनको अवेलेबल किया है। बॉम्बे में भी धारावी के लोग आए हैं, मगर तमाम लोगों ने हमें कोऑपरेट किया। तो हर दर्शक के साथ ये दर्शक भी हमारे साथ आए, जिससे हमारी एक रियलिटी चेक हो कि भाई आपने फिल्म बनाई है तो क्या वो लोग देख पा रहे हैं कि नहीं, तो ये हम खुशी से कह सकते हैं कि वो लोग देख रहे हैं। जी अनामिका जी, एक और बात मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगी जो फिल्म देखते हुए मेरे जहन में आई। जब हम फिल्म का टाइटल सुनते हैं तो ऐसा लगता था कि शायद कोई कॉमेडी देखने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाकर हम समाज का वो हिस्सा देखते हैं जिसे समाज, मैं माफ़ी चाहूँगी अपने शब्दों के लिए, लेकिन यही समाज उस तबके को अक्सर कारपेट के नीचे की डस्ट की तरह समझता है। तो उस तबके को शूट करना, वो भी वैसी जगह, पुरानी दिल्ली का वो एरिया जहाँ पे आम दिनों में चहलकदमी भी आसान नहीं होती, आपने बाकायदा शूटिंग की है, तो मैं चाहूंगी कि वो एक्सपीरियंस भी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। नहीं, अब इसमें ये है कि बहुत फर्क पड़ता है कि इसमें जैसे मान लीजिए लोकेश हैं और रविंद्र हैं, ये लोग वहीं के हैं, पुरानी दिल्ली के। उसके बाद हमने बाकायदा प्रोफेशनली, जैसे जावेद खान साहब जो हमारे लाइन प्रोड्यूसर, उन्होंने बाकायदा एक एक जगह के लिए परमिशंस ली हैं, और मतलब इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों ने एक तकलीफ उठाई कि एक एक कोई ऐसी जगह पे नहीं जाए जहां हम लोगों को रोक दिया जाए। तो उस तरीके, और बहुत ऑर्गेनाइज ढंग से प्री प्रोडक्शन हुआ है, 3 महीने 4 महीने तक प्लानिंग, एक एक शॉट कौन सी जगह कैसे नेगोशिएट करने तक बहुत सारी तकलीफें हुई थी, बहुत टफ है। सोमेनन शाही हमारे जो सिनेमेटोग्राफर हैं, वो खुद ही कह रहे थे कि इन जगहों पे जहां लोग की भीड़ है, भाड़ है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, इंटरप्शंस होते हैं। मगर हमारे पास बहुत अच्छा टीम था और उनके सहयोग से हम लोगों ने एक अपनी जगह बनाई, हमने एक रिश्ता बनाया उन लोगों के साथ जिनको हम शूट कर रहे हैं। और इसमें से क्योंकि लोकेश और उनके बहुत सारे जान पहचान वो लोग जानते भी थे कुछ NGOs को, उनके साथ भी हम लोगों का रैपोर बन पाया। तो वो ऐसा नहीं था कि हम कहीं बाहर से आ रहे हैं और एक शूट कर रहे हैं, तो एक रिश्ता था जो
हमारा था, जिसकी वजह से शायद हम लोग कर पाए इसको। ना बहुत लंबी कहानी में ऐसे संक्षिप्त में बोलने की नहीं, ये आपने बहुत मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात की और बहुत अच्छे से समझाया, और जो लोग दिल्ली से एक रिश्ता रखते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि दिल्ली किस तरह से अपना लेती है। परेश जी, मैं आपके पास आती हूँ। इस फिल्म में जैसा कि मैंने कहा कि मैं मतलब भावनाओं का, तकनीक का और कल्पनाओं का एक बहुत बेहतरीन कोलाज देख कर आई हूँ। इसकी एडिटिंग, इसके ग्राफिक्स इस फिल्म की बहुत बड़ी जान है। तो कब हम हकीकत से निकल के ग्राफिक्स में चले जाते हैं ये पता ही नहीं चलता। तो इसके सिंबल्स में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। मैं चाहूँगी कि आपने जो इस तरह की प्लानिंग की थी, जो इसमें ग्राफिक्स ऐड ऑन किए, जो इसका एडिटिंग वर्क देखा, कुछ हमें उसके बारे में बताइए। जी। सबसे पहले तो जो आखिरी में आपने जो बात मेंशन की ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स फिल्म की स्क्रिप्ट में ही सोचे गए थे। जब फिल्म अनामिका जी सोच रही थी, ये ऐसा नहीं है कि ग्राफिक्स हमने एडिटिंग में सोचे हुए हैं, बल्कि शूटिंग उस तरह से की थी अनामिका जी ने कि ये जो पूरी इमेज जो है उसको यूं उसकी कल्पना की थी कि उसमें ग्राफिक उनके जहन में पहले से शामिल थे। तो एक तो वो बात है कि वो जितना भी वीएफएक्स ग्राफिक्स जो है वो पहले से सोचा गया था, और वो अनामिका जी ने और अर्चना जी ने मिलके वो किया था, और बाद में हमने उसको एडिटिंग के स्टेज में उसको एग्जीक्यूट किया। वो हमारे सौमित्र रानडे, शिल्पा रानडे के स्टूडियो में वो अंजाम दिया गया और फिर फिल्म में शामिल किए गए थे। एक तो ये बात कि ग्राफिक्स जो है वो पहले से अनामिका जी की कल्पना का, ओरिजिनल कल्पना का हिस्सा था। उन्होंने ये इस तरह से इमेजेस सोची हुई थी। जी, एडिटिंग के बारे में बोलिए परेश जी। हाँ, तो एडिटिंग के बारे में देखिए, क्योंकि इसमें कहानी तो थी नहीं वैसे, है ना। जहाँ कहानी वाली फिल्म हो वहां तो आप कहानी को लेके चलते हैं, बहुत है सारी। ना। जी। हाँ, तो ये बहुत सारी कहानियां थी जो उनका विजन था अनामिका जी का। और उसमें एक बात मुझे जो लगी कि वो जिन लोगों की लाइफ के बारे में बात कर रही है और जिस परिवेश के बारे में बात करी है, वहां जैसे अभी उन्होंने भी कहा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है वाली वो लाइफ है, तो वहां पे एक लूसिडिटी, है ना, एक कंटिन्यूटी में कुछ भी हम कहानी कह दे तो वो जो हकीकत जिससे डील कर रही है अनामिका जी, उसका सच वैसा नहीं है। वो डिसकंटिन्यूटी ही उस जगह का सच है कि उनको पता नहीं होता है कि अगले दिन, अगली मोमेंट में क्या होने वाला है। तो जब ऐसी लाइफ है जिसके बारे में फिल्म बना रहे हैं, है ना, तो डिसकंटिन्यूटी हमारा एडिटिंग का सिद्धांत था कि हम किसी भी चीज, एक चीज को पकड़ के ज्यादा देर तक चलेंगे नहीं, है ना। और आप जैसे बार बार जो शब्द का सही इस्तेमाल करिए कि एक कोलाज नुमा उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, जहां पे कि ना आप एक से दूसरे गियर में शिफ्ट करते फिर तीसरे गियर में चले जाते हैं। क्योंकि फॉर्म भी इन्होंने बहुत अच्छा चुना हुआ था कि जिसमें ग्राफिक्स भी है, जिसमें रैप जैसा सॉन्ग भी है, म्यूजिक भी है, फोक फोक एलिमेंट्स भी है, डॉक्यूमेंट्री एलिमेंट्स भी है। तो ये ऑलरेडी उनके विजन का ये सारा हिस्सा था। तो मुझे उसको ये डिसकंटिन्यूटी और जो प्रोग्रेशन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोग्रेशन कहानी का नहीं है, प्रोग्रेशन भाव का है ना। भाव की बढ़त हो रही है कि नहीं, क्योंकि काफी सारे सीन ऐसे थे जिनकी कोई फिक्स जगह नहीं थी, वो कहीं पे भी आ सकते थे, है ना। तो हमने वो अपनाया कि भाव की बढ़त और एक्सप्रेशन का अनफोल्डिंग और उसकी इंटेंसिटी की बढ़त कैसे हो, है ना, उस सिद्धांत पे हमने ये सारी चीज को देखा। ये अभी तो मैं इतना कह सकता हूँ। रविंद्र जी, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ और बहुत सावधानी के साथ आ रही हूँ। इस फिल्म में आपने एक जेब कतरे का रोल किया है। मुझे याद पड़ता है कि ओम पुरी जी ने जब तमस में एक सुअर के साथ सीन दिया था, तो बहुत सारे दर्शक जो मतलब नहीं जानते थे वो यही समझते थे कि ओम पुरी जी सच में कहीं सुअर चराने का काम तो नहीं करते। वो किरदार इतनी जीवंतता के साथ जिया गया था।
अब मैं आती हूँ आप पर। आपको जब मैंने फिल्म में एक जेब कतरे के रोल में देखा और इतनी सफाई से काम करते हुए देखा, तो कुछ पलों के लिए मैं भूल गई कि ये रविंद्र साहू हैं। मुझे ये याद रहा कि ये सिर्फ पतरू है, और पतरू ने जिस तरीके से इस काम को किया, समाज का जिस जिस वर्ग का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, वो बैंड भी बजाता है हमारी शादियों में, और लाइट भी उठाता है, जेब भी काटता है, लेकिन जब उसका कोई बुजुर्ग उससे ये सवाल करता है कि क्या ये पैसा मेहनत का तो है, तो उसकी एक खामोशी जो हज़ारों डायलॉग्स पे भारी पड़ती है आपके एक्सप्रेशन की बदौलत, वो बहुत काबिल तारीफ़ काम है। मैं चाहूँगी कि आप अपने रोल की तैयारी पर, किस तरह से आपने तैयारी की, किस तरह से इस फिल्म के लिए ख़ास तौर से अपने आप को ढाला, हमें कुछ बताएं उस बारे में। जी, शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि जब अनामिका जी ने इस रोल के बारे में बात की, जब मुझे पता चला ये रोल करने के लिए, तो उसमें क्योंकि मैं पुरानी दिल्ली से रहने वाला हूँ, तो वो बिल्कुल ऐसा लगा कि ओके, ऐसा कुछ नया कुछ नहीं होने वाला है, ये तो मेरे आस-पास का है, मैं ही हूँ शायद इसमें से। तो जब मैंने डिसाइड किया कि ये करना है, तो फिर उसके बाद अनामिका जी और पूरी टीम ने अरेंज किए गए 5-6 अलग-अलग तरीके से, लोकेश जी भी इन्वॉल्व थे उसमें, जेब कतरे बुलाए गए। तो जो जेब कतरे थे, मेरे को शब्द कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये उनका प्रोफेशन है। जेब कतरा शब्द बड़ा अजीब सा है, मगर जो उनका धंधा था ये जेब काटने का, उनके साथ करीब 2 महीने तक 2-2 घंटे हर हफ्ते, 2-3 घंटे 4 घंटे उनके साथ रहने का मुझे मौका मिला। वो कैसे काम करते हैं और किस तरीके से काम पे जाते हुए उनकी क्या हालत होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, और जब वो काम से वापस आते हैं तब उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, और जब वो रिलैक्स रहते हैं तब उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, प्लस उनका जो तरीका है काम करने का, अपने काम को अंजाम देने का, उसमें जो 2 चीजें थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। उसमें था, एक तो था कि शॉक ट्रीटमेंट, और एक था बहुत रिलैक्स। जब ये अपने विक्टिम को देखते कि रिलैक्स है, तब अपने काम को अंजाम देते थे, और या फिर अगर वो रिलैक्स नहीं है तो उसको शॉक ट्रीटमेंट देके अपना काम निकालते थे। आप अगर समझ गई होंगी जब भी कि आपको डाइवर्ट करके विक्टिम को करते थे। तो ये 2-3 चीजें मुझे उसमें से उनसे जानने को मिली, और मुझे पता भी नहीं चला मैं कब उनके जैसा होना शुरू हो गया हूँ। असल बात तो ये। फिर दूसरा, मैं पुरानी दिल्ली से रहने वाला हूँ, तो मैंने पूरे जो एक पूरा जिस समाज की आप बात कर रही हैं, वो भी हम भी उसी समाज से हैं, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मगर उनमें भी वही सर्वाइविंग फैक्टर है जो हम लोगों के अंदर है। वो भी सर्वाइव करने के लिए कभी बैंड में भी जा सकते हैं, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि एक बंदा वहां पर जिसके पास कुछ फिक्स नहीं है, कल के लिए क्या होने वाला है, जैसे हमारी फिल्म कहती है कि कल क्या होने वाला है, अगले पल क्या होने वाला है। जब आप मेंटल स्टेटस में रहते हैं कल क्या होने वाला है, तो आपको सिर्फ एक चीज को महसूस कर सकते हैं कि मुझे कल तक सरवाइव करना है, कैसे भी करके। वो सरवाइव करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मैं जेब काटना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। मेरा काम मैं बैंड भी बजा सकता हूँ, मैं म्यूजिशियन भी हूँ, मेरी इच्छा है मैं अपना बैंड बनाऊं। अब मेरी इच्छा है कि मैं रात को मुझे अच्छा खाना है तो मैं कैटरिंग भी जाके कर लूंगा, मुझे मालूम है वहां से अच्छा खाना मिलने वाला है। जहां पर जो अपॉर्चुनिटी मिलती थी, वो वहां पर जाने के लिए जो एक इनर जो एक सर्वाइविंग फैक्टर जो है, ये मैंने वहां पर सराउंडिंग रह के देखा और उनसे बात करने का मौका मिला, और फिर धीरे धीरे मैं इसमें इन्वॉल्व होता गया। और दूसरी बात है कि ये एक बार में इस कैरेक्टर को एक बार में आप नहीं कह सकते कि आपने डिसाइड कर लिया था कि ऐसा ही होगा। ये ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो पूरी फिल्म का जो प्रोसेस था, उसी दौरान पे धीरे धीरे डेवलप हुआ। अलग अलग चीजें देख के, अलग अलग पर्सनैलिटीज देख के, अलग अलग स्थितियों में एक इंसान किस तरीके से उसको सामना करता है स्थितियों का, और सामना करते हुए उसके साथ क्या क्या गुजर रहा होता है, ये सब देखते हुए धीरे धीरे से ये कैरेक्टर डेवलप हुआ। और मुझे इसके अंदर मुझे अच्छी बात तो ये है कि आपने बोला जैसे कि वो लग रहा है कि बिल्कुल रियल है, तो यहाँ तक पहुंच पाया, वो शायद धीरे धीरे डेवलप करने के बाद ही पहुंचा है। जी, अगर हम गलत नहीं हैं तो हमें पता चला है कि आपने बकायदा जेब काटने की ट्रेनिंग भी ली थी। जी, मैंने बताया जैसे आपको कि 5 मतलब कम से कम 3 जो थे वो रेगुलर मेरे पास लोग मुहैया कराए गए मुझे कि आप इनके साथ में बात करिए, इनके साथ में टेक्निक सीखिए। और मैंने फिर उनसे पूछा कि पहले तो बहुत हिचकिचाए, उनको लगा शायद मैं कोई जासूस या कोई पुलिस वाला तो नहीं हूँ जो उनसे मैं सीक्रेट लेके और फिर उनके ही खिलाफ में इस्तेमाल करूंगा। तो कम से कम धीरे धीरे
2-3 हफ्ते तो सिर्फ इसमें गए मेरे कि उनके साथ एक रिश्ता बनाने के लिए, उनके साथ एक रैपो डेवलप करने के लिए कि नहीं, मैं सिर्फ सीखने के लिए आया हूँ। जबकि उसमें से एक तो जेब कतरे बोले कि एक बात बताइए, आप मुझसे सीख रहे हैं अगर ये सब और जेब कतरा करना है, तो आप अपने डायरेक्टर को बोलिए मुझे रोल दे देना ये वाला, मैं कर लेता हूँ रोल वो। तो मैंने कहा भाई आप तो डायरेक्टर से पूछ लीजिए, फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप कर लीजिए रोल। फिर काफी हुज्जत के बाद धीरे धीरे उनको समझ में आया कि नहीं भाई, ये जो टीम है पूरी पूरी वो रियली जानना चाहती है एक लाइफ को, और उस लाइफ को स्क्रीन के ऊपर सेलुलाइट पे लाने के लिए कोशिश में है वो, और उसको किसी भी तरीके से नेगेटिव दिखाने का लिए नहीं है कि जेब कतरापन खराब होता है या ये एक कानून के खिलाफ है, तो ये मान्य नहीं है। कहीं पर भी मान्य तो नहीं है, वैसे हम भी इस बात को मानते हैं इस बात को, मगर उनको ये बताना कि आप जो कर रहे हैं, आप घटिया काम कर रहे हैं, इससे उनको निकालना था हमको धीरे धीरे। और वो फिर जब जैसे कंफर्टेबल होते गए और धीरे धीरे फिर उन्होंने मुझसे बातचीत शुरू की, फिर अपने बारे में बात बताया। फिर हम लोग जाके कहीं पर जाके चाय पीते थे, रोड पे चलते थे, दोस्तों की तरह व्यवहार करते थे, कभी छत पे बैठ गए, कुछ मंगा लिया खाने के लिए। कंटिन्यूटी में ट्रेनिंग नहीं होती थी वो। आप सोचिए कि ट्रेनिंग अगर 5 मिनट चल रही है तो उसमें से 1 घंटा एक रैपो डेवलप करने के लिए चल रहा है, बातचीत चल रही है, एक दोस्ती की तरह बात चल रही है। वो मेरे बारे में पूछते थे, मैं क्या करता हूँ, कहाँ से आया हूँ, एक्टिंग कैसे सीखी, कौन से इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाई की, और मैं उनसे उनके बारे में बात करता था, उनके इंस्टीट्यूट कौन से थे, उनके गुरु कौन थे और किस तरीके से। बस मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि इसके अंदर हम लोगों ने तय कर लिया था कि जेब कतरे जो होते हैं वो किसी भी तरीके से खून नहीं निकालेंगे अपने विक्टिम। जो ब्लेड का इस्तेमाल होता है उसमें से आप किसी भी तरीके से आप ब्लेड का इस्तेमाल करिए, आप कारीगरी की तरह ब्लेड को इस्तेमाल करिए कि जिससे आप उसकी बॉडी पर टच नहीं होना चाहिए ब्लेड। अगर बॉडी पर टच होता है ब्लेड तो ये आपकी नाकामयाबी है। ये चीज मैंने 2 लोगों से सीखी थी, उसमें से 2 लोग तो ऐसे थे, मगर एक उसमें से ऐसे थे जो बहुत देर तक साथ में नहीं थे मेरे, मगर वो कभी हल्का सा जाते हुए डाइवर्ट करने के लिए कट करके निकलते थे वो विक्टिम के, और वो जब डाइवर्ट होता था तब वो अपना काम को अंजाम देते थे। जी रविंद्र जी, अच्छी ट्रेनिंग वो होती है जिसकी आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें, तो इस ट्रेनिंग का मतलब कहीं कुछ लाभ मिल रहा है आपको? नहीं, इनाम तो मिल सकता है, मगर दूसरा इनाम भी मेरा इंतजार करता है जेल के पीछे, अगर मैं शुरू करूंगा तो ये। जी लोकेश जी, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ बढ़ूं, एक बात रविंद्र जी की बात से ही निकल कर आई, तो अनामिका जी एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, इसकी जो कास्टिंग है वो बहुत अहम है। इसमें जो मजे हुए कलाकार हैं उनके अलावा बहुत सारे लोकल लोग भी नज़र आते हैं, तो इसकी कास्टिंग के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने ये तालमेल कैसे बनाया कि लोकल लोगों को और मजे हुए लोगों को एक सूत्र में पिरोकर दिखाना? क्योंकि इसमें ये था कि जो फिक्शनल स्ट्रक्चर था वो इन 4 लोगों का था, यानी कि पथरू पिक पॉकेट था, आकाश जैन जो लोकेश जैन खेल रहे थे, और लोडर जो कि गोपालन खेल रहे थे, और रघुभाई जो छदमी। तो ये ऑलरेडी एक फिक्शनल स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी लिखा था, है ना। तो उस फिक्शनल स्ट्रक्चर में मगर अगर हमको सचमुच में जानकारी लेनी है तो हमें डॉक्यूमेंट करना, हमें एक्चुअली लोग क्या सोच रहे हैं इस असलियत में, उसको भरने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए हमें सड़क पे उतरना पड़ेगा। और हम उसमें सारे जो लोग जा रहे हैं हम उसमें प्रिटेंड करें, किसी एक्टर को प्लांट करें। अगर आप भिखारी भीख मांग रहे हैं या आप लोडर वहां लोड कर रहे हैं तो हमें उनकी असलियत, उनकी बॉडी, उनकी शक्लें चाहिए, हमें कोई प्रिटेंस नहीं चाहिए, है ना, कोई बनावट नहीं चाहिए। तो ये हुआ था कि हम ये जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं जिनसे इन्होंने इंटरव्यूज करे हैं उनको हम रियल फेसेस दें, और जो फिक्शनल हैं जो कि वो भी वहीं के सड़क से ही हैं मगर उनका फिक्शनल मतलब कैरेक्टर्स हैं जो इमेजिन करे गए हैं, वो क्योंकि उसको कैरी करना पूरे फिल्म में यू नीड ट्रेनिंग एंड यू नीड एक्सपीरियंस, आपको अनुभव की जरूरत है। तो इसलिए इन लोगों को, और इनको सबको मैं अलग अलग वक्त पे इनके साथ या तो काम किया है या उनके काम को ऑब्जर्व किया है। तो मैं क्योंकि मैं थिएटर में हूं तो मेरा काम ही है, मैं डायरेक्टर्स और एक्टर्स को ट्रेन भी करती हूँ उनके साथ, मतलब ऑलमोस्ट 1,500-2 हजार एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ ऑलमोस्ट काम किया है, ट्रेनिंग करी है, बहुत बहुत लोग हैं। तो ये तो ऑब्जर्वेशन चलता है। तो कास्टिंग तो उनकी की, फिर उसके बाद जो 300 जो लोग थे उसमें इंदु प्रकाश जी हैं जो लोकेश जी के मित्र हैं,
जो कि एनजीओ के साथ काम करते हैं। कुछ लोकेश ने खुद काम किया था जैसे जमघट एरिया में एनजीओ के, तो उन्होंने फिर कहा कि चलिए, फिर वहां हम लोग जाते थे, हर सड़क पे जाते थे, हर जो होमलेस जो शेल्टर्स थे, नाइट शेल्टर्स थे, उसमें जाके लोगों को देखते थे, बात करते थे। फिर मैं वहां से उनको चुनती थी कि ये जो कैरेक्टर है ये इनके लिए सही रहेगा, ये जो कैरेक्टर इनके लिए। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, एक एक सड़क पे, एक एक पेवमेंट पे, एक एक मतलब उसमें नाइट शेल्टर में मैं लोकेश के साथ गई, जो भी हमें किसी ने सलाह किया तो हम लोग ने जाके उनको चुना। और ये 4 जो मेन एक्टर्स थे इनको मैं जानती थी काम के जरिए, इनका काम से मैं बहुत फेमिलियर थी। कुछ लोगों के साथ तो जैसे रविंद्र साहू के साथ मैं 2-3 नाटक कर चुकी थी, लोकेश का मैंने एक नाटक में काम किया था, और गोपालन के साथ भी कई काम, और मतलब मैं उनके कई काम देख चुकी थी। रघु भाई को तो मैं बहुत एडमायर करती थी, मतलब मैं उनकी जूनियर थी एनएसडी में, तो इस तरीके से इनके साथ रिश्ता था। लोकेश जी, जो आकाश जैन का किरदार है इस फिल्म में, जो हमें हेरिटेज वॉक करवाता है, जो बहुत नफासत भरी ज़बान बोलता है, आप इस दिल्ली के आसपास रहे हैं, इससे आप वाकिफ़ हैं, एक राब्ता आप रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद कई बार ये होता है कि तमाम चीज़ें बहुत जानी पहचानी होने के बावजूद अचानक कभी लगता है कि हमने इस सिरे से या इस नज़रिए से तो उसे देखा ही नहीं था। जब इस फिल्म के लिए आप अपनी किरदार की तैयारी कर रहे थे, तो क्या कहीं इसी जाने पहचाने शहर से कोई अजनबीपना आपको भी महसूस हुआ? अजनबीपना जी, ये एक रास्ता है, एक ऐसी गली है, अजनबी गली, जो आपको ना जाने किस किस गलियों में ले जाती है। ये अजनबीपना तो, अगर मैं आपसे दिल की बात कहूं, तो ये अजनबीपना तो आज भी है। अगर आप अपने आप को खोल के रखते हैं कि न जाने किस इंसान के अंदर कौन सा समंदर बसा हुआ है और उसमें कौन कौन सी लहरें निकल के आ रही हैं। क्योंकि पुरानी दिल्ली मेरे लिए पूरी की पूरी एक गैलेक्सी की तरह है, एक आकाश गंगा की तरह है। यहाँ पर मतलब ये समझ लीजिए कि मैं 2000 से तो 2002 से यहाँ पे जो मीना बाजार में रहने वाले बच्चे हैं, बेघर औरतें हैं, मजदूर हैं, इन सब के साथ काम कर रहा था। पर 96 ऑनवर्ड से मैंने यहाँ पर इस इलाके में ढूंढना शुरू किया था कि इलाका क्या है, रिसर्च किया। बचपन तो बीता ही है यहाँ पे, वो सब चीजें थी, पर एक दूसरी दृष्टि से देखना कि जैसा है वैसा है, दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव से समझना, तो ये सब काम उस तरह से शुरू हुआ था। तो इसमें जब यहाँ तक मैं पहुंचा तो मेरे पास अपना एक जो है अनुभव था इन सारी चीजों का। थिएटर का भी अनुभव था, बतौर एक्टर भी अनुभव था, बतौर रिसर्चर भी अनुभव था एक तरीके से। और मैं अगर आपसे कहूं कि जो अजनबियत है जो, वो तो आज भी है एक तरीके से। आज भी बहुत सारे लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो अरे ये भी एक पहलू है। जैसे मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने अभी मुझे कुछ रोज पहले बताया कि यार हम जिस हवेली में रहते थे तो वो दोनों, एक तरफ हमारे हिंदू रहा करते थे और एक तरफ हम लोग रहा करते थे, वो मुस्लिम हैं। बोले कि हमारे को कभी ये एहसास ही नहीं हुआ, और हम दोनों का जुड़ाव ये था कि हम दोनों के बीच में ईंधन वाला था। पुरानी हवेलियों में ईंधन वाला होता था कि वहां से हम जलाने की जो लकड़ियां और कोयले हैं वो दोनों इकट्ठे रहा करते थे। तो अपने अपने रोटी पकाने के लिए चूल्हे पे जो कोयले और लकड़ियां हैं वो उधर से आके लेके जाते थे, हम इधर से लेके जाते थे। वो एक कॉमन जगह थी। मुझे लगा यार क्या बात है, मतलब ईंधन वाला हमारे घर में भी था, लेकिन ईंधन वाला इस तरीके से दो समुदाय को जोड़ता है और वो उनकी स्मृति का हिस्सा है, ये अपने आप में बड़ी खूबसूरत बात मुझे लगी। तो ऐसे रोज एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें रिकंसाइल होती रहती हैं, रिकलेक्ट होती रहती हैं, हर रूप में सामने आती है। ये अजनबियत एक नए नए रास्तों को जन्म देती रहती है। लोकेश जी, जितना आपको मैं जानती हूँ, थोड़ा बहुत ही जानती हूँ, लेकिन आकाश जैन बतौर व्यक्ति मुझे जैसे लगे, लोकेश जैन भी बतौर व्यक्ति उससे बहुत ज़्यादा जुदा नहीं लगते हैं। आपने फिल्म में जिस तरह का किरदार जिया है, असल ज़िंदगी में भी आप काफ़ी हद तक उसके इर्द गिर्द ही लगते हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि ये ईंधन वाला साझा रहा करता था, एक साझी संस्कृति का हिस्सा रहा था। ये पुरानी दिल्ली में कभी मिनी पाकिस्तान जैसे वर्ड तो इस्तेमाल भी नहीं किए जाते थे जो हालिया मौजूदा दौर में इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, आप भी जैन हैं
और आकाश जैन से एक सवाल किया जाता है कि जैन हो, कभी मंदिर में भगवान को देखने भी आ जाया करो, उसकी सुध लेने भी आ जाया करो, कहाँ मिनी पाकिस्तान में घूमते रहते हो, दाढ़ी भी बढ़ा रखी है, ये तमाम चीज़ें करके एक अलग ही उसे जो कहने की कोशिश की जाती है वो आज के पूरे दौर की कहानी को कुछ शब्दों में बयान कर देती है। तो क्या इस तरह का कोई वाकया आपकी ज़िंदगी में कभी पेश आया मौजूदा हालात में? मौजूदा हालात में कई वाकयात हैं, लेकिन वाकयात से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे मैं जिस माहौल में पला बड़ा, हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मेरी बिल्कुल आकाश जैन से जुड़ती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो उससे अलहदा भी हैं। जैसे आकाश जैन जो है थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा रोमांटिसाइज करता है, थोड़ा अपनी बातों को ज़्यादा इंजॉय करने के लिए कई बार जो है मक्खन भी लगाता है कुछ कुछ चीज़ों में, और हकीकत भी है, दोनों ही चीज़ों का मिश्रण है। लेकिन मेरी जिंदगी में अगर मैं कहूँ तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मेरे दादा की जनरेशन थी, वो जनरेशन जो थी उसके लिए कल्चर जो था एक ही था, खान पीन का फर्क था। शाकाहारी हैं हम लोग, मैं भी शाकाहारी हूँ, और वो अपने उनके, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम दोस्त थे जैसे इसमें बताया भी, तो उनके मुस्लिम दोस्त उनके लिए बाकायदा अलग से खाने पीने के फल या चाय या प्यालियां उस तरीके से ध्यान में रखते थे कि भाई ये गोश्त नहीं खाते तो इनके लिए इतनी बात रखी जाए। लेकिन शेर तो गालिब के वो भी समझते थे और शेर वो भी समझते थे, और दोनों ही हम ख्याल थे, और दोनों ही उस बात पे बहस भी किया करते थे। दोनों ही को ही पाकिस्तान हिंदुस्तान के जुदा होने पे जो दर्द है, जो उसकी कहानियां हैं, दोनों के साथ जुड़ी हुई थी। तो ये जो सांझी जो एक तरीके से कल्चरल जो विरासत है, ये मुझे लगता है कि जो जो देखने को मिली और जो जिंदगी का हिस्सा है, वो मैं आकाश जैन के करीब पाता हूँ कि उसको जिंदगी के करीब देखा। और जैसा कि साहू साहब ने भी कहा कि बहुत सारी बातें, और मैं शुक्रगुजार हूँ अनामिका जी का भी कि इस बात के लिए कि उन्होंने इस बात को तवज्जो दी कि मतलब ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो जिंदगी का वाकई करीबी हिस्सा तो रही हैं। ये एक तरीके से कुछ हद तक टेस्टिमोनियल भी है बहुत सारे लोगों के लिए। लोकेश जी, इस फिल्म में अनामिका जी ने जैसे मचे हुए कलाकारों को भी लिया और लोकल अनगढ़ लोगों को भी तराशा, तो आपने इस फिल्म के डायलॉग्स भी लिखे हैं। जो मचे हुए कलाकार हैं उनके लिए सधे हुए डायलॉग लिखना शायद उतना चुनौतीपूर्ण ना रहा हो जितना अनगढ़ लोगों का, मतलब अपनी ही रवानगी में या अपनी ही शैली में या अपने ही शब्दों में कोई बात कहते चले जाना। तो ये संवादों का और सहजता का ये तालमेल कैसे बैठा? मैंने जो डायलॉग लिखे हैं वो सब मतलब जो इस फिल्म के अंदर हैं, वो जो रविंद्र जी ने किरदार निभाया है, जो गोपालन ने निभाया है, जो रघु भाई ने लिखाया है, उन सब के सीन्स उसमें लिखे। लेकिन जो ये वाले डायलॉग हैं जिसमें वो जो लोग सड़क के लोग और वो तमाम लोग बोल रहे हैं, उसमें अनामिका जी ने जो रिसर्च मेरे से करवाई थी, उन्होंने उसको हूबहू उसी ढंग से, उसको बस मैंने हेर फेर जरा सा बदला है, जरा सा, कुछ ज्यादा नहीं छेड़ा है, हूबहू वैसा ही पकड़ा है। जो हमारे किरदारों की रिसर्च से उनके ख्यालात, उनकी जबान, उनका लहजा, और क्योंकि बोलियां और जबानें दोनों बहुत सारे मिश्रण हैं इसके अंदर। कोई इंसान मतलब समझ लीजिए कि यूपी से आया हुआ है, कोई बिहार से आया हुआ है, तो उनकी जो बोलियां हैं उनके अंदर जो जो लफ्जों का इस्तेमाल है, जो बिंबों का इस्तेमाल है, जो मतलब एक तरीके से इवन जो उनके अलग अलग किस्म के ख्वाब भी हैं, वो ख्वाब के अंदर भी जिस तरह की भाषाएं, और ख्वाब की भाषा अलग ही, ख्वाब की क्या भाषा होगी, वो तो अंतर्मन के द्वंद की भाषा है। तो ये सब चीजें हूबहू भी हैं, और वो सिर्फ इसमें ज्यादा मेहनत की है, वो चीजें रिसर्च का हिस्सा बन के उन्हें प्लेस किया वहां पर। अनामिका जी, इसमें तो मतलब कई जगहों पर मुझे ऐसा लगा कि शायद मतलब चेहरे इतने बोलते हुए हैं कि शायद वहाँ पर संवाद बहुत ज़्यादा होने ज़रूरी नहीं है, या मतलब जैसे गोपालन जी एक जगह आकर कहते हैं, गोपालन जी का किरदार कहता है कि मुझे काम से निकाल दिया गया, सिर्फ एक जुमला, लेकिन जिस तरह से बोलता हुआ चेहरा था उसके बाद फिर कुछ और कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये इस तरह की मतलब क्या इस फिल्म के लिए आपने कोई वर्कशॉप भी कराई थी कलाकारों की? जो इन तीनों की यानी गोपालन और रविंद्र साहू और रघु भाई, इनकी इसलिए नहीं कि उनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत है, मगर उनका क्या रिश्ता है आपस में, क्योंकि वो तीनों एक छत पे रह रहे, तो उनके किस तरीके की उनकी रिश्तों की बुनाई है, तो उसके लिए बहुत जरूरी था।
आकाश जैन का तो ज्यादातर टूरिस्ट के साथ था और उनका अकेले का उनका किरदार था, मगर इन तीनों को अपना छत में क्या दिनचर्या है, किस तरह के रिश्ते, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या प्यार मोहब्बत है, क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, विरोधाभास है, तो उनके लिए एक हफ्ते के हम लोगों ने इसी चीज पे कि आप कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके के आपके आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, द्वंद्व हो सकते हैं, क्या स्ट्रगल थी, ये चीजों को हमें करना पड़ा। और जो आम लोग थे उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बिल्कुल अनपढ़ थे और उनको ये भी समझना कि ये वर्कशॉप क्या होती है या करना नहीं, हमने जो डॉक्यूमेंटेशन हमको जो मिला था छवि लोकेश से, सरिता से, उस डॉक्यूमेंटेशन को फिर हमने वापस उसी तरीके के असली किरदारों के मुंह में डाला। तो हम लोग कभी कभी पढ़ के सुनाते थे तो वो कहते थे कि ये तो हमारी जिंदगी, क्योंकि वही लोग बोल रहे हैं मगर हमने बस किरदार बदल दिया। मान लीजिए कोई कूड़ा में काम कर रही है, अब वो कहीं और चली गई, हमें नहीं मिली जब उस वक्त, तो जो दूसरी महिला जिनको उसी पीली कोठी से लिया, तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल नहीं था क्योंकि ये उन्हीं की जिंदगी है। तो कई बार तो ऑलमोस्ट नेचुरल एक्टर्स थे, वो लोग कह रहे थे ये हमारी लाइफ है। कुछ जगहों पे जो जादू वाले थे और ये भालू वाले थे, उनको थोड़ी सी हल्की सी मतलब ट्रेनिंग देनी पड़ी। और हाँ जी, परेश जी, इसमें मैंने देखा कि मतलब बहुत सारे जो प्रतीक हैं, प्रतीकों के माध्यम से बात कही गई है, चाहे वो ठेले को ढोते हुए जब मजदूर सुस्ताने के लिए बोरी पर सर टिका देता है तो वो चावल की बोरी किस तरह से कोलाज में धान के खेतों में बदलती चली जाती है, और वो मतलब धान के खेतों के किनारे अपने रोते बच्चों को देखता है जो भूख से रो रहे हैं, या फिर अचानक सपने में जाते जाते सांपों का निकल आना है, या फिर गाय का उछलना है सांपों को देखकर, या हवा में तैरती लाशें। तो इस तरीके से ये सिंबल्स बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन फिल्म लेंथ एक डेडलाइन जैसा काम करती है। तो आपको इन जो प्रतीक है इसको तालमेल बैठाने में कहीं कोई दिक्कत आई कि किसको रखूं, किसको काटूं, किसको छोड़ूं, उस तरह से कुछ? दिक्कत आई थी, लेकिन दिक्कत वो प्रतीकों की नहीं थी, दिक्कत डायरेक्टर के साथ थी। तो वैसे जैसे कि कौन सा रखने देगी, कौन सा निकालने देगी, है ना। तो वो रविंद्र जी ने, जैसा मुझे अभी रियलाइज हो रहा है रविंद्र जी की बातें सुन के, कि एक्चुअली जेब कतरों का और एडिटर का काम बहुत एक सा होता है। जैसे उन्होंने कहा ना कि ब्लेड का इस्तेमाल होगा लेकिन खून नहीं निकलेगा, वैसे एडिटर भी सीन काट देगा लेकिन डायरेक्टर के आंसू भी नहीं निकलेंगे और डायरेक्टर का खून भी नहीं निकलेगा। तो ये ऐसा ही काम था। लेकिन नहीं, बात यह है कि ये सारा अनामिका जी का विजन है, ये उनका रिसर्च और उनकी कल्पना थी जिसको हमने अंजाम दिया। और उसमें एक, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि मटेरियल बहुत ज्यादा था, तो जो विजन जो है वो इम्पोर्टेंट था, उसका न्यूमेरिकल या टाइम का बढ़ना कम होना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। विजन की बढ़त और वो सही जगह पे फिल्म पहुंच रही है कि नहीं, है ना। तो उस हिसाब से किसको कितना रखना है ना, वो हमने तय किया था। तो वैसा कभी नहीं लगा कि कोई बहुत ज्यादा संघर्ष उस तरह से करना पड़ रहा है काम को अंजाम देने के लिए। हाँ, अनामिका जी का लेकिन एक इन सारे लोगों के साथ और इतने सालों से रिसर्च वगैरह किया था, तो उनका इन लोगों से जुड़ाव बहुत था। तो उनका पहला रिएक्शन हमेशा इमोशनल होता था, अरे इस आदमी ने मेरी बहुत मेहनत की है, इसका सीन कैसे काट दें। हाँ, तो वो उनको बुरा भी लग रहा था क्योंकि वाकई उस आदमी का फिल्म के बनाने में उतनी उसने मदद की होगी, है ना। लेकिन इवेंचुअली तो उन्हीं का विजन था, है ना, जिसका एक रिदमिक अंजाम हमने दिया। तो उतना मुश्किल नहीं था, बहुत अच्छा ही था मेरे लिए भी बहुत, क्योंकि मैंने इससे पहले ऐसी फिल्म कभी नहीं एडिट की, तो बहुत मुश्किल भी था क्योंकि वैसी वाली कहानी नहीं थी, लेकिन उतना ही सेटिस्फाइंग और उतना ही मजेदार था। ये एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म है, घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहा हूँ, जो एक कल्चर बयान करती है, एक दास्तानों की एक दास्तान बन के हमारे सामने आती है, जिसका हर टुकड़ा कुछ कहता है, जिसका हर सपना
किसी सपने से जुड़ा हुआ है, वो हज़ारों लाखों सपने जो इस शहर में कहीं मतलब दम तोड़ रहे हैं या फिर दम तोड़ते नज़र आ रहे हैं। और आप पूरी टीम की मेहनत इस तरह से नज़र आती है कि जिसको फिल्म फेस्टिवल्स में आलोचकों की प्रशंसा भी मिली है और सिनेमा हॉल्स में इसकी टिकट मिलना मुश्किल हो गया था, यानी कि इसको कमर्शियल सक्सेस भी अच्छी खासी मिली है। तो आप सभी तारीफ़ की बहुत हकदार हैं, बहुत मेहनत की है आपने और आपकी मेहनत की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इसमें रघुवीर यादव जी ने अंत में कुछ पंक्तियां कही हैं कि तुझको खुदा कहूँ या खुदा को खुदा कहूँ, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूँ। तो संभल कर बैठना ए हुस्न लैला देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। तो ये शहर बहुत सारे तमाशे दिखाता रहा है, बहुत सारे तमाशे दिखा रहा है, लेकिन घोड़ा अभी भी जलेबी खाने के लिए थिएटर में मौजूद है। तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि जो अभी भी अच्छे बेहतरीन सिनेमा को पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, कोरोना के दौरान इसमें एक अंतराल भी आ गया, तो थिएटर में ये फिल्म मौजूद है। अगर आप अपने आसपास की दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखना चाहते हैं, बहुत सारे सपनों के हिस्सेदार बनना चाहते हैं और एक खूबसूरत कहानी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो फिल्म अभी भी थिएटर पे मौजूद है। आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। मैं अनामिका जी, रविंद्र जी, परेश जी और लोकेश जी, इस छोटी सी बातचीत के लिए आप लोगों ने जो वक्त दिया उसके लिए मैं आप पूरी टीम की बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मेरी शुभकामनाएं कि इस फिल्म को और भी ज़्यादा कामयाबी हासिल हो। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।